गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर से उसी जोश और वो जुनून जुनून के साथ आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। जैसा आप पिछले कुछ वीडियो से देख रहे हैं, अगर आपको करंट अफेयर्स अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आप टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। यह आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वह बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी या भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसमें करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, उन सारे एग्जामिनेशन में आपको ये मदद पहुंचाएगी। चलिए इसी जोश और वह जुनून के साथ अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे। एक एक नया फॉर्मेट आपके लिए लेकर आया हूं, और आप मुझे ऑप्शन के थ्रू आप मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, एक क्वेश्चन है कि भारतीय समाज में छोटे और लघु उद्योग महत्व को मान्यता देने हेतु, क्या है? क्वेश्चन है कि भारतीय समाज में छोटे और लघु उद्योग महत्व को मान्यता देने हेतु प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस को आयोजित किया जाता है? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब आयोजित किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 10 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है बी 12 अगस्त, तीसरा ऑप्शन है सी 15 अगस्त, और चौथा ऑप्शन है डी 30 अगस्त। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, कि राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर डी होगा 30 अगस्त। कब होगा? डी 30 अगस्त। देखिए, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। यह आप जानते हैं, यह दिन छोटे औद्योगिक व्यवसायों को प्रेरित करने और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार ने 30 अगस्त 2000 को लघु उद्योग के लिए, कब? भारत सरकार ने 30 अगस्त 2000 को लघु उद्योग के लिए एक व्यापक नीति पैकेज पेश किया था। तब से हर साल राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। और इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र ने भी एक पहल की है, और 27 जून को एमएसएमई दिवस के रूप में घोषित किया है। और एमएसएमई दिवस 27 जून को मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय लघु दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे। चलिए इसका आंसर बताइए आप। इसका आंसर बताइए आप कि किस फुटबॉलर ने 111 गोल के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाला विश्व का पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो आपको आंसर बताना है कि किस फुटबॉलर ने 111 गोल के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आपको आंसर बताना है। क्या वो सुनील छेत्री है? क्या वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है? या वो नेमार पेरिस है? या वो क्या है, न्योल मेसी है? क्या वो न्योल मेसी है? तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए। किस फुटबॉलर ने 111 गोल के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? सुनील छेत्री, रोनाल्डो, नेमार पेरिस, या चौथा ऑप्शन लियोनेल मेसी। तो आप बताइए, इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्या हो जाएगा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसका आंसर हो जाएगा, जिन्होंने 111 गोल दागकर अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए इसको अच्छे तरीके से देखते हैं कि इन्होंने कैसे हासिल किया ये जर्नी। देखिए क्या लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय मैच में सर्वाधिक गोल करने वाले फुटबॉलर बने रोनाल्डो। ठीक है, थोड़ा इन पर भी देख लेते हैं, क्या बने? रोनाल्डो बने। देखिएगा, मैं थोड़ा जूम करता हूं। यही जो फोटो आप देख रहे हैं, ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है। ठीक है, चलिए आगे इसी को थोड़ा अच्छे तरीके डिटेल्स में देख लेता हूं।
ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा जूम करके। क्या लिखा है कि विश्व कप क्वालिफाइंग में गोल कर रचा इतिहास, दिग्गज एवं खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक रिकॉर्ड बनाया है। और ये कहाँ के हैं, तो ये आप बताइए कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमंगोट नदी, कौन सा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमंगोट नदी पर प्रस्तावित उमंगोट जल विद्युत परियोजना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमंगोट नदी पर प्रस्तावित अमंगोट जल विद्युत परियोजना को निष्पादित करने हेतु निजी विद्युत उत्पादकों के साथ एक समझौते को रद्द कर दिया है। तो क्वेश्चन में फिर से बोल देता हूं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उमंगोट नदी पर प्रस्तावित उमंगोट जल विद्युत परियोजना को निष्पादित करने हेतु निजी विद्युत उत्पादकों के साथ एक समझौते को रद्द कर दिया है। तो ऑप्शन है एक बिहार, दूसरा ऑप्शन है मेघालय, तीसरा ऑप्शन है असम और चौथा ऑप्शन है झारखंड। तो आप मुझे ये बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर क्या होगा कि किस सरकार ने उमंग जल विद्युत परियोजना को निष्पादित करने हेतु निजी विद्युत उत्पादकों के साथ एक समझौते को रद्द कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। क्या आंसर हो जाएगा, मेघालय, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको अच्छे तरीके देखते हैं। क्या लिखा है, मेघालय फार्मर्स उमंगोट नदी पर बांध का किया विरोध। और ये अप्रैल 9 की ही घटना है जब मेघालय फार्मर्स ने उमंगोट नदी पर क्या किया, बांध बनाने का क्या किया, विरोध किया। इन्होंने विरोध इसलिए किया क्योंकि जब बांध टूटता है तो आप जानते हो कितनी भयावह स्थिति हो जाती है। ठीक है, चलिए इस पर ही देखते हैं आगे। हाल ही में मेघालय सरकार ने उमंगोट नदी पर प्रस्तावित उमंगोट जल विद्युत परियोजना को निष्पादित करने के लिए निजी विद्युत उत्पादकों के साथ एक समझौते को रद्द कर दिया है। दावकी नदी के रूप में लोकप्रिय मेघालय की उमंगोट नदी निर्विवाद रूप से अपने साफ जल के साथ एशिया के सबसे स्वच्छ नदी है। याद रखिएगा, अपने साफ जल के साथ एशिया के सबसे स्वच्छ नदी में भी गिनी जाती है किसे, अमंगोट नदी को। यह पूर्वी शिलोंग पीक से निकलती है। कहां से, पूर्वी शिलोंग पीक से निकलती है जो समुद्र तल से 1800 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो एशिया के सबसे स्वच्छ नदी में भी गिनी जाती है किसको, किसे, उमंगोट नदी को। ठीक है, चलिए आगे। एक क्वेश्चन फिर बन के आया है आपके लिए कि विश्व नारियल दिवस, वर्ल्ड कोकोनट डे किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड कोकोनट डे किस दिन मनाया जाता है। तो आप मुझे बताइए, क्या वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्या वो 12 मार्च को मनाया जाता है, क्या वो 2 सितंबर को मनाया जाता है, क्या वो 8 अप्रैल को मनाया जाता है। तो विश्व नारियल दिवस, या आप इसे बोलिए वर्ल्ड कोकोनट डे, कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 2 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 2 सितंबर को। विश्व नारियल दिवस हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। यह एशिया और प्रशांत नारियल समुदाय APCC द्वारा गरीबी कम करने में फल के महत्व पर जोर देने के लिए मनाया जाता है। नारियल दुनिया भर में एक लोकप्रिय फल है। 2009 में पहली बार विश्व नारियल दिवस मनाया गया था। तो विश्व नारियल दिवस पहली बार 2009 में मनाया गया था। यह आप आगे देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नारियल दिवस सितंबर 2 और स्टार्टिंग 2009 से। चलिए आगे, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाल ही में किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले ने भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया है जहां मगरमच्छ के तीनों प्रजातियां, घड़ियाल, खारे पानी के मगरमच्छ और मगर पाई जाती है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले ने, हाल ही में एक जिला है केंद्रपाड़ा, वो किस राज्य में है जो भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया है जहां मगरमच्छ के तीनों प्रजातियां पाई जाती है। एक मगरमच्छ जिसे हम घड़ियाल कहते हैं, दूसरा जो खारे पानी के मगरमच्छ, और तीसरा मगर पाई जाती है। ये किस राज्य में जो केंद्रपाड़ा जिला है जिसने इस गौरव प्राप्त किया है? तो आपको बताना है, क्या वो उड़ीसा में है, क्या वो बिहार में है, क्या वो झारखंड में है, क्या वो तमिलनाडु में है, क्या वो तमिलनाडु में है? तो याद रखिएगा, केंद्रपाड़ा जिला जो ये गौरव प्राप्त किया है ये कहां है? उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। देखिए क्या लिखा है, हाल ही में उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले ने भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां, घड़ियाल, खारे पानी के मगरमच्छ और मगर पाई जाती है। यह अंडा देने वाली और होल नेस्टिंग स्पेसिस है जिसे खतरनाक भी माना जाता है, जिसे खतरनाक भी माना जाता है। यह अंडा देने वाली और होल नेस्टिंग स्पेसिस है जिसे खतरनाक भी माना जाता है। आगे चलिए, ये भी क्वेश्चन बना है, इसका भी आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। भारत के लिए टेस्ट मैच में 31 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले कपिल देव के बाद दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो टेस्ट मैच में 31 गेंद में अर्धशतक जमाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन है? पहले बल्लेबाज तो कपिल देव थे जिन्होंने 30 गेंद में ही अर्धशतक जमा दिया था टेस्ट में, और ये जो अभी खिलाड़ी बने हैं उन्होंने 31 गेंद में अर्धशतक जमाया है, और ये भारत के दूसरे सबसे फास्टेस्ट 50 लगाया है किसमें? टेस्ट में। तो इनका आपको नाम बताना है, क्या वो शिखर धवन है, क्या वो दीपक चाहर है, क्या वो शार्दुल ठाकुर है, क्या वो रविंद्र जडेजा है? तो 31 गेंदों में दूसरे सबसे फास्टेस्ट अर्धशतक जमाने में जिनका नाम आया है वो है शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ये कारनामा कर दिखाया है। ठीक है, देखिए दिख रहे होंगे आप। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट का पहला दिन शार्दुल ठाकुर के नाम रहा। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक जोड़ा, जिन्होंने 36 गेंदों में 57 रनों की पारी खेली। ठीक है, 36 गेंदों में 57 रनों की पारी खेली। शार्दुल के अलावा देखिएगा, गौर कीजिएगा, कपिल देव 30 गेंद में पहली बार 30 गेंदों में उन्होंने शतक लगाया है। उसके बाद शार्दुल ठाकुर का ये नाम सेकंड पोजीशन पे आता है, और तीसरा वीरेंद्र सहवाग का नाम आता है। तो फास्टेस्ट 50 टेस्ट में पहला स्थान कपिल देव 30 गेंद में, दूसरा 31 गेंद में शार्दुल ठाकुर, वहीं वीरेंद्र सहवाग 32 गेंद में। चलिए आगे, इस क्वेश्चन पर भी नजर जमाइएगा। निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपात की घोषणा की है? ऑप्शन आपका 1 नंबर नेपाल, श्रीलंका, चीन, और चौथा ऑप्शन रूस। तो आपको बताना है कि निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन आपको बताना है, इसका ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। देखिए, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोटाबाया राजपक्षे या पक्षे बोल सकते हो, गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति है, ने देश की आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। देश के मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट के कारण खाद्य कीमतों में तेजी आने के बाद बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए श्रीलंका राष्ट्रपति ने यह कदम उठाया है। राष्ट्रपति राजपक्षे ने चावल और चीनी सहित आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी को रोकने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश के तहत आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। यह आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। इन्होंने आपातकाल की घोषणा
की है वहां पर। चलिए आगे देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये है श्रीलंका के राष्ट्रपति जिन्हें हम गोटबाया राजपक्षे कहते हैं। ये श्रीलंका वित्तीय आयात के लिए विदेशी मुद्रा खत्म, खाद्य आपातकाल की घोषणा, खाद्य आपातकाल की घोषणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अलगाववादी हुर्रियत नेता का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये अलगाववादी नेता थे जिनका 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आपको उनका नाम बताना होगा। क्या है बताइए? क्या वो उमर अब्दुल्ला है? क्या वो अमर अब्दुल्ला है? क्या वो फारूक अब्दुल्ला है? क्या वो मोहम्मद यासीन मलिक है? या क्या वो सैयद अली शाह गिलानी है? क्या वो सैयद अली शाह गिलानी है? तो निम्न में से किस अलगाववादी हुर्रियत नेता का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम सैयद अली शाह गिलानी है। क्या है? सैयद अली शाह गिलानी है। सॉरी, सैयद अली शाह गिलानी है। चलिए देखिए, आपको ये दिख रहा होगा पेपर में, कट्टरपंथी नेता गिलानी का निधन। कट्टरपंथी नेता गिलानी का निधन। कट्टरपंथी नेता सैयद अली शाह गिलानी का बुधवार को देर रात निधन हो गया। वह 91 वर्ष के थे और बीते कई वर्षों से बीमार चल रहे थे। प्रशासन ने एहतियान इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। देखिएगा, मूलतः सोपोर के मुंबई के रहने वाले गिलानी कई वर्षों से श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र हैदरपोरा में रह रहे थे। वह हृदय, किडनी, शुगर समेत कई बीमारियों से पीड़ित थे। ठीक है, वह जमात ए इस्लामी कश्मीर के मजबूत स्तंभों में गिने जाने वाले गिलानी जम्मू कश्मीर के विधानसभा के सदस्य भी रह चुके थे। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा कि कहां से बिलोंग कर रहे थे, जम्मू कश्मीर से बिलोंग कर रहे थे। इनका पूरा नाम आप याद रखिएगा, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है सैयद अली शाह गिलानी। ये आप पीडीएफ में पूरी तरीके से अच्छे तरीके से आप इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में अब 27% आरक्षण लागू कर दिया है? ठीक है, अभी ओबीसी को कानूनी रूप भी दे दिया गया है। उसके तहत हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में अब 27% आरक्षण लागू कर दिया है? क्या वो बिहार सरकार है? क्या वो तमिलनाडु सरकार है? क्या वो दिल्ली सरकार है? क्या वो मध्य प्रदेश सरकार है? क्या वो मध्य प्रदेश सरकार है? तो इसका जो आंसर होगा, 27% आरक्षण लागू कर दिया किस राज्य ने अपनी सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में? तो वो होगा मध्य प्रदेश सरकार ने, यानी एमपी ने। ठीक है, देखिए, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला किया है। प्रदेश सरकार ने एमपी में ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्ती और परीक्षाओं में अब 27% आरक्षण लागू कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। हालांकि जिन परीक्षाओं और भर्तियों पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, फिलहाल उन पर यह आरक्षण लागू नहीं होगा। तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक कितने? 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? आपका ऑप्शन है रोहित शर्मा, दूसरा ऑप्शन है शिखर धवन, तीसरा ऑप्शन है ऋषभ पंत और चौथा ऑप्शन है विराट कोहली। तो सबसे ज्यादा 23,000 रन, सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले जो बल्लेबाज, भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, उनका नाम है विराट कोहली। क्या नाम है? विराट कोहली। देखिए, सबसे कम पारियों में विराट कोहली ने 23,000 रन बनाए। कितने हजार रन? 23,000। ये विराट कोहली का फोटो आप देख रहे होंगे। ठीक है, करियर की
490 पारी में उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। सचिन ने 552 पारी में ऐसा 522 पारी में ऐसा किया था, इन्होंने 490 पारी में ही 23,000 रन पूरा कर लिया है। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें और है जो आपको ध्यान देना है। वासु प्रांजपे, क्या नाम है? वासु प्रांजपे का हाल में ही निधन हो गया है। वो किस खेल से जुड़े हुए थे? तो वासु प्रांजपे का हाल में ही निधन हो गया है। वो क्रिकेट से जुड़े हुए थे, भारतीय क्रिकेट से जुड़े हुए थे, ये आपको याद होना चाहिए। ये क्रिकेटर और प्रतिष्ठित क्या थे? वासु प्रांजपे ये कोच भी थे। ठीक है, तो वासु प्रांजपे क्या थे? क्रिकेट से जुड़े हुए थे, ये क्रिकेटर के साथ साथ कोच भी रह चुके। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगस्त में निर्यात 45% से बढ़कर 33.14 अरब डॉलर पर। निर्यात कितना? अगस्त में निर्यात 45% बढ़कर 33.14 अरब डॉलर पर। देखिए क्या है इसका मतलब, ये याद रखिएगा कि निर्यात 45% के साथ बढ़कर कितना और अरब डॉलर पे हो गया है? 33.14 अरब डॉलर पर। कब? अगस्त में। देखिए देश की विभिन्न वस्तुओं का निर्यात अगस्त माह के दौरान एक साल पहले के इसी माह की तुलना में 45.17% की जोरदार वृद्धि के साथ 33.44 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। अगस्त 2020 में यह 22.83 था अरब डॉलर का निर्यात किया गया था। वाणिज्य मंत्रालय की शुरुआती आंकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल अगस्त के दौरान निर्यात कितना था? 66.92% से बढ़कर 163.67 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। एक साल पहले इसी अवधि में 98.05 अरब डॉलर का निर्यात हुआ था। वहीं अगस्त माह में आयात 31.47% बढ़कर 47.1 अरब डॉलर रहा। कितना? 47.1 अरब डॉलर रहा। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। देखिए 22.83 अरब डॉलर का हुआ था निर्यात अगस्त 2020 में। ठीक है, अप्रैल अगस्त 2021 के दौरान निर्यात 163.67 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल 98.05 अरब डॉलर का था। यह भी आप याद रखिएगा। आयात 51.7% से बढ़कर 47.01 अरब डॉलर तक रहा। ठीक है, देखिए तो ये आंकड़ा याद रखिएगा कि अगस्त में निर्यात 45% से बढ़कर कितना प्रतिशत रहा? 33.14 अरब डॉलर पर। वहीं पिछले साल कितना का निर्यात हुआ था? तो 22.83 अरब डॉलर का निर्यात हुआ था। वहीं अगर और कितना प्रतिशत के साथ बढ़ा? तो ये निर्यात 163.67 अरब डॉलर का रहा, जो पिछले साल 98.05 अरब डॉलर का था। ठीक है, आयात कितना? 51.47% से बढ़कर ये 47.01 अरब डॉलर रहा। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलिए। बिहार सरकार ने एक संदेश दिया है अपने माध्यम से। वो संदेश क्या है आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये संदेश क्या है देखिए। राज्य में कोरोना महामारी और बाढ़ की विषम परिस्थितियों में भी आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जा रही सेवाओं के माध्यम से उचित स्वास्थ्य एवं पोषण व्यवहारों तथा कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों को घर घर तक निरंतर पहुंचाया जा रहा है। कुपोषण से मुक्ति की मुहिम में सामुदायिक स्तर पर सेवा भाव से कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं, एनएनएम तथा जीविका दीदियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। संपूर्ण पोषण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समुचित पोषण व्यवहार के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु इस अभियान को जन जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सितंबर माह 2021 में राष्ट्रीय पोषण माह, याद रखिएगा, हर साल सितंबर माह में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पोषण माह।
के तौर पर मनाया जा रहा है। पोषण माह के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ साथ पोषण के 5 सूत्र, बच्चे के पहले 100,000 दिन, एनीमिया, डायरिया, पौष्टिक आहार, विविधताओं युक्त संपूर्ण भोजन एवं हाथ और वातावरण के साफ सफाई के संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ऐसा संदेश बिहार गवर्नमेंट या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दिया जा रहा है। और हर साल सितंबर माह में पोषण राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। उसके तहत बिहार में भी ये राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। उसी को आधार मानकर बिहार सरकार नीतीश कुमार ने यह संदेश दिया है। आइए इस अवसर पर हम सभी इस पोषण माह को सफल बनाने हेतु मुक्त समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। और देखिए इन्होंने क्या दिया है नारा, सही पोषण देश रोशन। क्या नाम दिया है? सही पोषण देश रोशन। ये आप याद रखिएगा। इन्होंने किसने संदेश दिया है? नीतीश कुमार ने संदेश दिया है। तो राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर सही पोषण देश रोशन का संदेश किस सरकार ने दिया है? तो बिहार सरकार ने दिया है। ठीक है, चलिए आगे।